So today we're going to start with vouching of ledgers. अब लेजर जो है वो हम 11th-12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि लेजर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और कितने टाइप के होते हैं दैट ऑल्सो वी हैव लर्न कि भाई कोई भी अगर तुम अकाउंट्स देखते हो, ठीक है, यानी लेजर अकाउंट देखते हो तो दैट आर ऑफ 3 टाइप्स। ऐसे हमको समझाया गया है कि भाई पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। यानी कि अगर ब्रॉडली बाइफिकेट करते हैं तो पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट यानी किसी पर्सन के नाम पे हम जब उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं या किसी पर्सन के नाम पे उसको रिकॉर्ड करते हैं देन इट इज़ नोन एज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में एज वी नो कि भाई परचेज अगर हमने किसी से किया है, क्रेडिट बाय करते तो उसका नाम लिखते हैं इंस्टेड ऑफ कैश। क्रेडिट सेल करते हैं तो हम वहाँ पे नाम लिखते हैं इंस्टेड ऑफ कैश या बैंक, राइट। तो परचेज और सेल्स अकाउंट जब हम करते हैं तो वो किसी पर्सन को करते हैं, इसलिए वो पर्सनल लेजर अकाउंट में जाता है। तो फर्स्ट जो है पर्सनल लेजर, उसमें दो आएंगे, परचेज एंड सेल्स। इम्पर्सनल लेजर अकाउंट में आता है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट की हम जब बात करते हैं तो हमें पता है कि ज़्यादातर एसेट्स जो है तुम्हारे जिसको हम टच कर सकते हैं, राइट, वो या जिसको हम देख सकते हैं उसे हम किस में लिखते हैं, रियल अकाउंट में। या जितने भी एसेट्स हैं इन शॉर्ट तुम्हारे, हम कहाँ पे लिखते हैं, रियल अकाउंट। ऐसा बोला जाता कि जिसको तुम टच करो, जो रियल तुमको लगे, उसको रियल अकाउंट बोला जाता है। जैसे कि हो गया कैश, बिल्डिंग, राइट, तो वो हुआ तुम्हारा रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी इनकम है, एक्सपेंसेस है, या फिर हम बोल सकते कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये सब नॉमिनल अकाउंट में जाता है। तो ये हम 11th-12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लेजर में ब्रॉडली पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में दो आएंगे, परचेज लेजर एंड सेल्स लेजर, जबकि इम्पर्सनल में आएगा रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑल द पर्सनल अकाउंट्स आर ओपन अंडर दिस कैटेगरी एंड बिग ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज क्वाइट हाई। अ पर्सनल लेजर may further be split up into two more ledgers that we have already seen कि भाई पर्सनल लेजर एंड सेल्स लेजर। पर्सनल लेजर जो है उसको हम परचेस लेजर जो है उसको हम क्रेडिटर्स लेजर भी बोल सकते हैं या परचेस लेजर भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बाय करते हैं प्रोडक्ट और अगर हमने उसके पैसे नहीं दिए हैं या गुड्स बाय किया है और हमने उसका पैसा नहीं दिया है तो वो हमारा, वो जो सामने वाला पर्सन है जिसने गुड्स सप्लाई किया है, दैट पर्सन बिकम्स आवर क्रेडिटर बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ सपोज टू गेट मनी फ्रॉम अस। मीन्स वो जो पर्सन है वो हमारे पास से पैसा लेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वो हमने उससे गुड्स जो है वो क्रेडिट पे बोरो किया है या क्रेडिट पे हमने वो बाय किया है, राइट। तो परचेज अकाउंट जो है या परचेज लेजर जो है उसमें अगर हम देखें तो तुमको क्या क्या वेरीफाई करना है। सो इन परचेज लेजर इज़ वेरीफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग: क्रेडिटर बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर क्रेडिटर का जो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस था वो तुमको चेक करना है। कैश बुक जो है, बैंक पासबुक जो है, राइट, यानी कि कैश बुक, बैंक बुक तुमको चेक करना है। परचेज रजिस्टर है कि भाई गुड्स कितना आया, हमने कितना परचेज किया, ये तुमको चेक करना है। इन शॉर्ट ये तुम्हारे वाउचर्स हैं। परचेज रिटर्न बुक जो है वो तुमको चेक करना है, क्योंकि परचेज लेजर में क्या आता है, तुम्हारा नेट परचेज होता है जिसमें से परचेज रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो गया होता है। तो तुम्हारा परचेज रिटर्न बुक जो है वो भी तुमको वेरीफाई करना है कि भाई इतना बाय किया था, उसमें से इतना रिटर्न हुआ है, तो नेट परचेज तुम्हारा कितना है। ज़्यादातर हमने सब्सिडियरी बुक में देखा था कि वो लोग प्रेफर करते हैं अगर रिटर्न के ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है तो बाजू में वो रिटर्न की कॉलम बना देते हैं। अगेन बिल्स पेएबल बुक चेक करना है। बिल्स पेएबल क्यों होता है? अगेन वही होता है कि भाई तुमने क्रेडिट पे बाय किया है, तुमको अब भी पैसे नहीं देने हैं, तुम आने वाले कुछ टाइम में पैसे दोगे, तो वो जो टाइम है वो कहाँ लिखा होता है? अगर तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो यानी कि तुम बिल्स यूज़ कर रहे हो तो बिल में वो लिखा होगा कि आने वाले 3 महीने के अंदर मुझे पैसे दे देने हैं। तो एन ऑडिटर शुड वेरीफाई बिल्स पेएबल बुक एज वेल। जर्नल तुमको चेक करना है या अदर जो रेलेवेंट बुक्स है वो भी तुम चेक कर सकते हो। तो ये तुम जब परचेज लेजर चेक करोगे तो तुमको इतनी चीज़ें चेक करनी है।
ऑडिटर को क्या क्या वेरीफाई करना चाहिए, तो सिंपल सी चीज़ें हमें पता है कि परचेज तुमने जब जब किया है, राइट, तो परचेज में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई प्रॉफिट को तुम फ्लक्चुएट करना चाहते हो या प्रॉफिट को कम ज़्यादा दिखाना चाहते हो, तो तुम परचेज को यूज़ कर सकते हो। हमने आगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट में भी ये चीज़ देखी हुई है, तो हम पूरा का पूरा रिपीट नहीं कर रहे। वी नो कि भाई परचेज में कहाँ कहाँ से मैनिपुलेशन हो सकते हैं, कि भाई तुमने परचेज नहीं किया है बट फिर भी तुमने पैसे उठा लिए, क्या बोलते हैं, ड्रॉवर में से, और तुमने परचेज दिखा दिया, ऐसा बोल दिया कि परचेज ले लिया है। या ऐसा भी हो सकता है कि तुमने ज़्यादा वेस्टेज दिखा दिया कि भाई इतना वेस्ट हो गया है। इट कुड बी पॉसिबल कि तुमने सप्लायर को पैसे ना दिए हो बट यू आर स्टिल शोइंग कि भाई हमने उसको पैसे दे दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम यानी जो ओनर है या जो उसके अंदर ऑफिसर्स है या एम्प्लॉयज़ है, दे कैन मैनिपुलेट सच थिंग्स। तो यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपफ्रंटली देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हमें चेक करनी है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि कहाँ कहाँ से मैनिपुलेशन हो सकता है। और हमारे ऑडिट का सोल पर्पज़ ही ये होता है कि जहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है या जहाँ पे एरर्स हुए हैं वो हम आइडेंटिफाई करें, राइट। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ें देखनी है। ऑन ऑडिटर शुड केयरफुली वेरीफाई द फॉलोइंग, उसको क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करना है। तो जो भी तुम्हारे पोस्टिंग हुए हैं, राइट, तो पोस्टिंग ऑफ ऑल वाउचर्स इन द लेजर अकाउंट शुड बी डन विदाउट एनी ओमिशन, यानी जितने भी वाउचर्स है, जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं परचेज के सारे तुम्हारी बुक में वो क्या हो जाने चाहिए, रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। ओमिशन नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ ओमिट नहीं होनी चाहिए, गलती से छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए ऐसा। Verification of all opening balances should be properly checked with last year's balance sheet, यानी कि अभी का जो ओपनिंग है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग हुआ होगा, तो जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस ईयर का हमें वेरीफाई करना है कि भाई इनकी बुक में अभी जो ओपनिंग दिखा रहे हैं वो सेम था लास्ट ईयर क्लोजिंग या इन्होंने कुछ मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई किया है तो गलत ही है, राइट। तो हमें वो बस आइडेंटिफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। If the creditor balance, if the creditor balance shows debit balance, it may be due to advance payment made to him. The auditor should confirm whether the material against advance is received or not. यानी कि तुमको क्या करना है, अगर तुम्हारे जो क्रेडिटर है, राइट, तो अगर उसने सॉरी हम जो डेटर है, हमने अगर एडवांस में पेमेंट किया है सामने वाली पार्टी को, तो यहाँ पे हमें चेक करना है, यानी ऑडिटर को चेक करना है कि तुमने एडवांस पेमेंट किया, उसके सामने गुड्स आया या नहीं आया। इनकेस गुड्स नहीं आया है या तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी तुम्हारा तुमने कंसाइनमेंट जो नक्की किया था वो अगर कैंसिल हो जाता है, तो इन दैट केस तुमको पैसे रिफंड मिले हैं या नहीं मिले हैं वो तुमको चेक करना है। पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स ऑफ क्रेडिटर शुड बी रिकनसाइल्ड, जो भी क्रेडिटर के स्टेटमेंट आते हैं कि भाई तुम मंथली स्टेटमेंट बनाते हो कि इतना क्रेडिटर को देना बाकी है, या अगर तुम क्वार्टरली बनाते हो कि इतने क्रेडिटर्स को पे किया, इतने को देना बाकी है, इसने इतना डिस्काउंट दिया, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, वेरीफाई करनी है, ऑडिटर को वेरीफाई करनी है। एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, राइट, यानी कि तुम्हारा इंटरनल चेक सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, ये तुमको वेरीफाई करना है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि भाई अगर तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा ऑडिटर को, कि भाई हर एक ट्रांजैक्शन हमको वेरीफाई करना पड़ेगा ऐसा। यानी हर एक ट्रांजैक्शन इज़ नॉट वाइबल या नॉट फिजिबल टू डू और टू वाउच, बट स्टिल यानी हर एक कैटेगरी में उसको क्या करना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। नाउ परचेज हमने समझ लिया है, तो उसके क्या क्या वाउचर्स है या हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो परचेज बुक हमें चेक करना है, परचेज रिटर्न बुक चेक करना है, राइट, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक, बैंक पासबुक, डिस्काउंट का स्टेटमेंट एंड करस्पॉन्डेंस। ये ऊपर के सारी चीज़ें हमारे सारे सेंटेंसेस में आ गए हैं। डिस्काउंट का स्टेटमेंट इसलिए कि भाई अगर तुम्हारा परचेस बोलता है कि भाई तुमने 30 लाख का बाई किया है या 3 लाख का बाई किया, चलो छोटी सी अमाउंट ले लेते हैं, तो 3 लाख का बाई किया है, उसमें अगर उसने 20,000 डिस्काउंट दे दिया है तो वो 20,000 डिस्काउंट तुम्हारा माइनस होके फिर तुमको दिखाना है, राइट, कि इतना हमको डिस्काउंट मिल गया है। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो यू कैन नॉट शो ट्रेड डिस्काउंट इन योर डिस्काउंट स्टेटमेंट, बट तुमको कैश डिस्काउंट मिला है तो तुम कैश डिस्काउंट रिफ्लेक्ट करोगे तुम्हारे डिस्काउंट बुक में कि भाई
ये तुमको जो 2,80,000 का गुड्स मिला है, यानी 20,000 तो ट्रेड डिस्काउंट था, तुम क्योंकि अर्ली पेमेंट कर रहे हो या तुम जल्दी से क्या बोलते हो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हो, तो इन दैट केस क्या होगा कि तुमको 10,000 का और डिस्काउंट मिल सकता है या 20,000 का और डिस्काउंट मिल सकता है, तो वो तुमको दिखाना पड़ेगा। देन वी हैव सेल्स लेजर। सेल्स लेजर यानी हमने सेल किया है, ठीक है, तो सेल्स लेजर को हम क्या बोल सकते हैं, और डेटर्स लेजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने जितने का सेल किया है अगर वो क्रेडिट सेल्स है तो डेटर का वही अमाउंट रहेगा, यानी डेटर जो है अपने उसके पास से हमें उतने पैसे लेने हैं जितना सेल्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। So sales ledger will be verified from the following: debtors balances of last year, cash book and bank book, sales register, sales return book, bills receivable book, journal and other relevant books। यानी कि डेटर जो है उसका प्रीवियस ईयर का क्या बैलेंस रहा है, राइट, वो तुमको देखना है, जो क्लोजिंग है उसको आज के ओपनिंग के साथ वेरीफाई करना है। कैश एंड बैंक बुक तुमको देखना है, राइट, कि भाई कितना पैसा आया, किसने दिया, हम वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि इतना पैसा इसने दिया है, ऐसा बुक में बोल रहा है, तो क्या आया है उतना, कैश बुक में चेक कर लो, बैंक बुक में चेक कर लो। सेल्स रजिस्टर देखना है तुमको कि भाई जितने तुमको डिटेल्स दिख रहे हैं, राइट, उतना सेल हुआ है या उससे कम हुआ है या उससे ज़्यादा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। सेल्स रिटर्न बुक सेम जैसे परचेज में था वैसे सेल्स में भी होगा कि भाई किसी ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया, उसको पसंद नहीं आया गुड्स क्वालिटी वाइज, या फिर हो सकता है उसको अभी नीड नहीं है वो चीज़ की, या हमने कोई गलत प्रोडक्ट भेज दिया है, या तो फिर कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है जिससे वो गुड्स रिटर्न कर दे, तो उसका भी हमें रिटर्न बुक देखना है। सो वी कैन आइडेंटिफाई द नेट सेल्स और वी कैन आइडेंटिफाई द नेट अमाउंट रिसीवेबल। जर्नल एंड अदर रेलेवेंट बुक्स सेम, बाकी तुम जर्नल में ट्रांजैक्शंस वेरीफाई कर सकते हो या अदर्स जो सब्सिडियरी बुक्स है वहाँ पे तुम वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑडिटर शुड केयरफुली वेरीफाई द फॉलोइंग इन केस ऑफ सेल्स बुक या सॉरी सेल्स लेजर और डेटर्स लेजर। तो पोस्टिंग ऑफ ऑल वाउचर्स इन लेजर अकाउंट फ्रॉम कैश एंड बैंक बुक, sales register, bills receivable register, sales return register and journal should be verified। जो भी तुम्हारे पोस्टिंग होते हैं लेजर बुक में, ठीक है, वो तुमको ऊपर हमने जो अभी देखा वो सारे के सारे में से हमको वेरीफाई करना है। इतने जो हमने देखे हैं कि भाई ये चीज़ें वेरीफाई करनी, तो अगेन दिस इज रिपीटेशन, राइट। Verification of opening balances, casting, balance carried forward should be carefully examined। जो भी तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है, क्या वो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था, जो भी तुमने कास्टिंग किया है या पोस्टिंग किया है वो तुमको चेक करना है ट्रांजैक्शन का। जो भी तुम बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करते हो, अगर मंथली करते हो या ईयरली करते हो तो तुमको वो वेरीफाई करना है। Then next we have is credit balance of the debtor's account may represent the advance received against the supply of goods. The auditor should examine and confirm whether any material is supply against it or not। ठीक है, तो क्रेडिटर जो है वो सॉरी क्रेडिट बैलेंस हमें डेटर के अकाउंट का चेक करना है, राइट, कि भाई उसने हमें कोई एडवांस दिया था गुड्स के लिए या नहीं दिया था, या हमें ये चेक करना है कि अगर उसने एडवांस दिया था तो वो रिस्पेक्टिव गुड्स हमने उसको सप्लाई कर दिया है या नहीं किया है। Then we have periodical reconciliation of account from debtor should be done without any fail। यानी जो भी तुम्हारा डेटर है, ठीक है, उसको हमें रिकनसाइल करना है जो अकाउंट बना है उसके साथ कि भाई इतना पैसा आना था आ गया है तो अब वो डेटर नहीं रहना चाहिए, इसने इतना बेड डेट कर दिया है तो उतना अमाउंट बेड डेट में चला जाएगा और उतना डेटर राइट ऑफ हो जाएगा, कम हो जाएगा, कि भाई XYZ पर्सन को 20,000 देने थे बट somehow he has not paid that amount due to some reasons, right। तो वो जो 20,000 है वो हम माइनस कर देंगे टोटल डेटर्स में से, राइट ऑफ कर दिया हमने, और वो हमें क्या दिखाना है अभी, बेड डेट दिखाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बेड डेट जो है वो हमें करके चलना है। ये क्यों करके चलना है अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे और हमने आगे भी समझा हुआ है। रिव्यू एंड एग्जामिनेशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी शुड बी मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम।
यानी कि जो भी तुम्हारी क्रेडिट पॉलिसी है ना, व्हाट मीन बाय क्रेडिट पॉलिसी, तो अगर तुम कंपनी में काम करते हो या कोई भी ऑफिस है तुम्हारा, तो तुम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि भाई आओ डेटर को बोलोगे कि लो गुड्स ले जाओ, यानी तुम्हारे बायर को बोलोगे जब मन चाहे तब पैसे दे देना, नहीं। देर आर सर्टेन पॉलिसीज कि भाई तुमको ट्रेड डिस्काउंट देना है एट द टाइम ऑफ बाइंग और एट द टाइम ऑफ सेलिंग। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू यू आर सेलिंग द गुड्स, राइट। तो तुम जब भी गुड्स सेल कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम 5% से ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे सकते, तो दैट इज़ योर क्रेडिट पॉलिसी, दैट इज़ योर सेल्स पॉलिसी। अगेन, if you are selling that goods on credit, then credit policy will be applicable. In that case you have certain rules like you cannot provide credit facility, or you cannot sell the goods on credit for more than 4 months। यानी कि तुम 4 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन के लिए उसको क्रेडिट पे नहीं गुड्स सेल कर सकते हो। इसका मतलब ये कि इफ़ आई हैव बॉट दैट गुड्स टुडे देन आई नीड टू पे माई कैश और पे द अमाउंट विद इन 4 months ऑफ बाइंग दैट प्रोडक्ट टू सच कंपनी, बिकॉज उनका वो रूल्स रेगुलेशन है। अगेन ये भी हो सकता है क्रेडिट पॉलिसी में कि भाई तुमको बिल बनाना है कंपलसरी, बिल रिसीवेबल या बिल्स पेएबल, राइट, यानी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाना है तुमको, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे हम बोलते हैं। ये भी हो सकता है क्रेडिट पॉलिसी में कि 3 या 4 लोग हैं, वो 4 लोग के अलावा कोई क्रेडिट पे गुड्स नहीं बेच सकता, और इफ समवन नीड्स टू सेल और समवन वांट्स टू सेल, दैट पर्सन नीड्स टू टेक दैट पर्सन नीड्स टू टेक परमिशन ऑफ दैट 4 पीपल, राइट। तो ये क्या हुआ, यानी ये तुम्हारी क्रेडिट पॉलिसी हुई। फिर क्रेडिट पॉलिसी में तुम कैश डिस्काउंट का भी अमाउंट डाल सकते हो कि भाई अगर पर्सन जो है वो उसके टाइम पीरियड के 50% पहले वो पे कर देता है, यानी आधे टाइम से ज़्यादा के पहले पे कर देता है, तो उसको तुम इतना कैश डिस्काउंट दोगे। अगर इतने ड्यूरेशन के पहले पे कर दिया तो इतना डिस्काउंट दोगे। सो दैट ऑल थिंग्स कम अंडर कैश क्रेडिट पॉलिसी, राइट। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा चेकिंग ऑफ पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडियरी बुक। यानी कि तुम जो लेजर का पोस्टिंग है वो सब्सिडियरी बुक में से देखोगे। जिन्होंने सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए हैं 11th-12th में या कभी भी, उनको पता होगा कि सब्सिडियरी को क्लोज करके उसका अकाउंट हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, इन शॉर्ट, राइट। जैसे जर्नल में से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, इसी तरीके से। तो बस हमको पोस्टिंग की अमाउंट चेक करनी है, वेरीफाई करनी है। सारे कैलकुलेशंस हम वेरीफाई कर लेंगे एक बार। देन रिव्यूइंग ट्रूथफुलनेस ऑफ डेटर्स बैलेंस इन कस्टमर अकाउंट। यानी कि जो भी तुम्हारा डेटर का बैलेंस है कस्टमर अकाउंट में बोल रहा है, कस्टमर अकाउंट यानी अगेन डेटर अकाउंट, वो हम एक बार रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे। देन रिव्यूइंग इंटरनल चेक सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, राइट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ब्रॉडर कंसेप्ट है, हमने आगे ऑलरेडी पढ़ा है, चेक सिस्टम इज पार्ट ऑफ दैट। तो हमको एक बार वो भी वेरीफाई करना है। अगर ये बहुत स्ट्रांग है तुम्हारा इंटरनल चेक सिस्टम, देन we cannot be negligent, but yes we can relax ourselves from some duties, कि भाई कुछ कुछ जगह से हम रिलैक्स हो सकते हैं अगर तुम्हारा इंटरनल चेक सिस्टम स्ट्रांग है तो। और क्या क्या वाउचर्स तुम वहाँ पे चेक करोगे, तो सेल्स बुक तुमको चेक करना है, सेल्स रिटर्न बुक चेक करना है, बिल्स रिसीवेबल बुक चेक करोगे, कैश बुक चेक करोगे, बैंक पासबुक तुमको चेक करना है, राइट। ये सारी चीज़ें तुम्हारे कॉमन है। देन रिजोल्यूशन अप्रूविंग डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट देने के लिए तुमको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि भाई इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, तो शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी। सो यू नीड टू पास रिजोल्यूशन फॉर दैट डिस्काउंट स्टेटमेंट। यानी अगर तुमको रिबेट मिला है, तुम रिबेट देते हो या डिस्काउंट देते हो, तो उसका स्टेटमेंट तुम चेक करोगे। फिर करस्पॉन्डेंस, यानी जो भी बातचीत होती है तुम्हारे कस्टमर के साथ कि भाई कब पैसे दोगे, या उसने जब भी तुमको ऑर्डर दिया है, तुमने उसको कोटेशन भेजा है, ये सारा करस्पॉन्डेंस में आ जाता है। तो ये तुम वेरीफाई करोगे। नाउ बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व, ये हम पहले समझ लेते हैं। बेड डेट क्या है एंड बेड डेट रिजर्व क्या है, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, बट स्टिल विल रिपीट इट। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेड डेट जो है वो तब होता है जब सामने वाला पार्टी जो है जिससे हमें पेमेंट लेना है वो पे नहीं कर पाता, कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न से। तो हमें यानी हमें अभी होप ही नहीं है कि वो पैसे देगा, या उसके पास कोई पैसा ही नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, जो रिसीव यानी डेटर में उसका नाम है वहाँ से उसको राइट ऑफ कर देंगे कि भाई इतना पैसा अपना नहीं आने वाला, इतना पैसा अपना गया। वो जो गया उसे हम बोलते हैं बेड डेट।
राइट। अब बेड डेट रिजर्व इसलिए क्रिएट किया जाता है कि भाई हर साल तुमको पता है कि इतना यानी 50,000 या 60,000 या 1 लाख रुपीज़ जो है वो तुम्हारा बेड डेट हो ही जाता है, यानी इतने लोग तो पैसे नहीं देते टोटल डेटर में से। तो ऑन एन एवरेज जो लोग पैसे नहीं देते उसको तुम उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, एक रिजर्व क्रिएट करना चाहिए, राइट। कि भाई इतना पैसा अपना कभी नहीं आता, तो जब भी तुम इसको राइट ऑफ करते हो तो रिजर्व विल बी यूटिलाइज्ड, तो उसे बोलते हैं बेड डेट रिजर्व। हमेशा ही तुम बेड डेट जब भी देखते हो या बेड डेट रिजर्व करते हो तो यहाँ पे तुमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ये है कि तुमको एक तो पहले चेक करना पड़ेगा कि इनको रियल में हमने सेल किया था या नहीं किया था, यानी ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई कि भाई ये पार्टी जो है, अपना क्लाइंट जो है, उसने इस पार्टी को अगर सेल किया है तो ही ये उसका डेटर होगा, तो ही उसका बेड डेट बन सकता है। बहुत से लोग ऐसे ही फेक बेड डेट दिखा देते हैं, रियल में उसको कोई सेल नहीं किया होता है, इसलिए कि भाई प्रॉफिट कम दिखाए। प्रॉफिट कम दिखाओगे तो डिविडेंड कम पे करना पड़ेगा, टैक्सेस कम पे करने पड़ेंगे, राइट। तो ऐसा वो लोग करते हैं। तुमको सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है, यानी कि तुमने कितना सेल किया, सामने बिल था या नहीं था। बिल था तो बिल डिसऑनर हो जाएगा अगर तुम पे नहीं करते हो। कोई भी पार्टी अपने को पे नहीं करती या हम किसी को पे नहीं करते तो वो बिल को तो हमने ऑनर नहीं किया, उस बिल में जो लिखा था वो हमने नहीं किया, इसलिए बोलते हैं कि बिल डिसऑनर हो गया। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी आती है बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व के अंदर, यानी कि तुमको बस यहाँ पे देखना है कि बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट आया है या नहीं आया, जैसे कि डेटर में से उतना माइनस हुआ या नहीं हुआ। नया बेड डेट रिजर्व अगर तुमने क्रिएट किया है तो डेटर में उसको प्लस किया या नहीं किया, राइट। फिर क्या बोलते हैं, बेड डेट में, सॉरी, बेड डेट में उसको प्लस किया या नहीं किया, राइट। तो ये सारी चीज़ें, यानी बेड डेट की इफेक्ट तुमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखी है या नहीं लिखी है, हम अदर एक्सपेंसेस में लिखते हैं, राइट। फिर उसमें से हम पुराना बेड डेट रिजर्व है जो माइनस करते हैं, नया बेड डेट रिजर्व है जो उसको एडिशन करते हैं। तो बस ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट इफेक्ट है वो दिया है या नहीं दिया वो हम चेक करेंगे। वाउचर्स में हमें क्या क्या देखना है, तो शेड्यूल ऑफ गुड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। गुड डेट्स का मतलब जो हमें टाइम टू टाइम पेमेंट कर देते हैं, जो हमें टाइम टू टाइम पैसे रीपे कर देते हैं, रीपे यानी जो पेमेंट उसको करना है वो कर देते हैं। डाउटफुल डेट का मतलब ये, यू हैव अ डाउट कि भाई ये पार्टी जो है उसमें मुझे डाउट है कि ये पे करेगा या नहीं करेगा, तो ये हुआ तुम्हारा डाउटफुल डेट्स। वो डाउटफुल डेट्स को बेड डेट में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। बेड डेट यानी गया, अब डाउट नहीं है, अब वो सच में गया, राइट। करस्पॉन्डेंस विद डेटर्स, देन रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग राइटिंग ऑफ डेट्स एट्सेट्रा। तो तुमको जो डेट्स है वो राइट ऑफ करने के लिए स्टार्टिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। देखो, डायरेक्टर ऐसा नहीं कि तुमको करोड़ों का नुकसान हो गया करोड़ों का करोड़ों राइट ऑफ कर सकता है। उसको एक सर्टेन अमाउंट दिया होता है कि हाँ भाई बिजनेस करते हैं तो इतना बेड डेट होने के चांसेस होते हैं, तो शेयर होल्डर्स अप्रूव्स हैं कि भाई तुम इतने हद तक राइट ऑफ कर सकते हो। फिर बहुत बड़ा पैसा जैसे कि विजय माल्या लेके उठ गया तो तुम उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, फिर उसके लिए तुमको शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी। ज़्यादातर केस में हम उसको राइट ऑफ नहीं करते हैं, हम केस फाइल करते हैं ऐसे केस में, राइट, क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं होता राइट ऑफ करने का। तो तुम शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस करते हो ऐसी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे रिसोल्यूशन ज़रूरी है कि भाई इतने अमाउंट तक तुम राइट ऑफ कर सकते हो, देन यू कैन नॉट। डेटर के साथ भाई जो भी करस्पॉन्डेंस हुआ है वो तुम देखोगे, पैसे दे दे, वो बोलेगा नहीं दे सकता। फिर तुम बोलोगे कि एसेट बेच के दे दो, तो वो बोलेगा ये एसेट तो ऑलरेडी गिरवी रखा है। यानी जो भी तुम्हारा करस्पॉन्डेंस हुआ है, या डेटर एकदम लास्ट में फाइनली ना ही बोल देता है, तुमने जितने नोटिस भेजे उसको कि भाई पे कर दो कर दो कर दो, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें करस्पॉन्डेंस में आती है, यानी हमने जो भी बातें किया है, नोटिस भेजा है, राइट, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर इम्पर्सनल लेजर अकाउंट्स। जो हमने यहाँ पे देखा था कि लेजर में हमने पर्सनल वाले दोनों ही कर दिए, अब इम्पर्सनल की बारी है। इम्पर्सनल जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी रियल अकाउंट्स है या नॉमिनल अकाउंट्स है वो इम्पर्सनल अकाउंट्स में जाते हैं। अब वहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए कि फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट्स। तुमको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है इन शॉर्ट। तो ओपनिंग बैलेंसेस जैसे हम हर एक में करते हैं, राइट,
लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस के साथ हमें वेरीफाई कर देना है। तुमने जो भी सब्सिडियरी बुक में से पोस्टिंग लिया है, यानी वहाँ पे सब्सिडियरी का जो भी टोटल है, ठीक है, वो तुम्हारा पोस्टिंग यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है तुम्हारे अकाउंट्स में, वो तुमको चेक करना है। चेकिंग ऑफ टोटल एंड कास्टिंग, ये सब रिपीटेशन है, सो वी आर जस्ट रीडिंग इट। चेकिंग ऑफ टोटल एंड कास्टिंग, जो भी तुम्हारा टोटल है या फिर जो तुम्हारा पोस्ट किया है एक में से दूसरे में, कास्टिंग किया है तुमने जो ट्रांजैक्शन को, ठीक है, कि भाई ये ट्रांजैक्शन कास्ट करना है, तो वो तुम यहाँ पे देखोगे कि ये प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। चेकिंग ऑफ बैलेंसेस, ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंसेस, डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी टैलीड, यानी कि तुमको ट्रायल बैलेंस वेरीफाई करना है, डेबिट या क्रेडिट जो है दोनों टैली हो रही या नहीं हो रही वो देखना है। अभी तो सब क्या बोलते हैं कि ऑनलाइन हो गया या सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया, तो टैली तो हो ही जाएगा, बट तुमको वेरीफाई करना है कि जो अमाउंट है वो सही है या नहीं है। वो हमने आगे ऑलरेडी देख लिया है कि भाई कहाँ कहाँ पे ट्रायल बैलेंस में गलतियाँ हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं। चेकिंग ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट है या नहीं है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि भाई हमें अलग अलग, जैसे कि इनकम रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, राइट, या तो फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, एक एक करके हमें देखना है। तो सबसे पहला जो है तुम्हारा वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ कि मुझे इस साल का खर्चा है, सॉरी आने वाले साल का खर्चा है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, बट मैंने आज ही पे कर दिया, यानी अपना ईयर कब खत्म होता है 31 मार्च को, अब वो एक्सपेंस नेक्स्ट मंथ का है जो अप्रैल का है, राइट, बट तुमने तो अभी पे कर दिया और ये साल कब खत्म हो गया 31 मार्च को, तो तुमने अप्रैल का भी अगर खर्चा अभी पे किया है, प्रीपेड है वो तुम्हारा, तो उसे हम क्या मानेंगे, असेट मानेंगे, एंड सेम थिंग विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव असेट, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। यहाँ पे कैसा है अपने इंडिया में कि इस साल का है, इस टाइम ड्यूरेशन में आएगा, तुमने पे किया है या नहीं किया वो इसी साल में गिना जाएगा, बट इस साल का नहीं है, तुमने पे किया या नहीं किया डजेंट मैटर, वो इस साल में आएगा नहीं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा ही तुम्हारे क्या हो जाते हैं, असेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि और दूसरी चीज़ हम बोल देते हैं कि हम बहुत बार कैसा करते हैं कि एडवांस में हम अपने बिल्स पे कर देते हैं, जैसे कि तुम्हारा प्रीपेड का रिचार्ज अभी तुम यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम आने वाले टाइम में यूज़ करोगे, राइट। दूसरा हो जाता है कि हम टेलीविज़न देखते हैं तो या वाईफाई हम यूज़ करते हैं, तो इनका सबका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। टेलीविज़न में अगर नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, तो पैसे एडवांस में देने पड़ते हैं, देन यू कैन यूटिलाइज इट। वाईफाई में भी ऐसा है, तुम 2.5 साल का 3 साल का लेके बैठे हो, तो वो 2.5 साल 3 साल में डिवाइड हो जाएगा, इस साल का ही इस साल में कंसिडर होगा, आने वाले टाइम का आने वाले टाइम में। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, रेंट है, रेट्स है, टैक्सेस है, तुमने एडवांस में पे किए हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस है या फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसका भी तुमने एडवांस पेमेंट कर दिया हो सकता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो तुम वेरीफाई करोगे। इन शॉर्ट तुमको इतना याद रखना है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का एक फाइनेंशियल ईयर, उसके अलावा का खर्चा जो है पीछे आने वाले साल का, वो तुमने प्रीपेड यानी अभी ही पे कर दिया है, तो उसको हम क्या मानेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको देखेंगे, यानी ऑडिटर क्या क्या वेरीफाई कर सकता है यहाँ पे। तो ऑडिटर जो है वो करस्पॉन्डेंस, यानी जो भी XYZ पार्टी है जिसको हमने एक्सपेंस पे कर दिए एडवांस में, उसके साथ का करस्पॉन्डेंस देख सकते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर तुमने प्रीमियम एडवांस में पे किया है तो तुम वो पॉलिसी चेक कर सकते हो, प्रीमियम के रिसिप्ट चेक कर सकते हो, या तो फिर ये जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, उसके जो भी रिसिप्ट है, ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेट हो जाते हैं, वो तुम वेरीफाई कर सकते हो। अगर तुमने रेंट एडवांस में पे किया है तो रेंट एग्रीमेंट से पता चल जाएगा कि भाई इतने महीने का रेंट पे दिया हुआ है प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक रेंट रिसिप्ट होता है कि हर महीने तुम इतना पे करते हो तो सामने वो रिसिप्ट देता है तुमको, तो वो तुम वेरीफाई कर सकते हो। फिर जो भी, यानी जो भी तुमने खर्चा किया उसके रिसिप्ट तुम वेरीफाई कर सकते हो। देन वी हैव इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ कि ये जो इनकम है, ठीक है, वो अक्रू हो गई है, यानी कि अभी मिलनी चाहिए पर इनकम आया नहीं अपने पास,
यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि XYZ कंपनी में मेरे शेयर्स हैं और वहाँ पे उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बट डिविडेंड मेरे अकाउंट में जमा नहीं हुआ, यानी इनकम मिल जानी चाहिए पर अभी मिली नहीं है। तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, इनकम रिसीवेबल। और उसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि इनकम अक्रूड बट नॉट ड्यू और रिसीव्ड। इंटरेस्ट भी हो सकता है, जैसे कि इंटरेस्ट तुमको कहीं पे मिलने वाला है, तुमने कहीं पे ब्याज पे पैसे दिए हैं या तुमने अकाउंट में कहीं पे रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट दिखा रहा है पर अभी बैंक में जमा नहीं हुआ। टैक्सेशन के क्लेम्स होते हैं, जैसे कि टैक्स का तुमने रिटर्न फाइल किया और वो रिटर्न में ऐसा हुआ कि तुमने जो टैक्स है वो ज़्यादा भरा हुआ है, थ्रू आउट द ईयर तुम्हारा TDS ज़्यादा कटा है, बट उतना तुमको पे नहीं करना था। तो वो क्या हुआ, तुमने ज़्यादा पे किया है तो तुमको रिफंड मिलेगा। तो वो जो रिफंड है वो भी तुम्हारा इनकम रिसीवेबल है, यानी कि वहाँ से रिफंड इश्यू हो गया है बट अभी तुम्हारे खाते में या तुम्हारे अकाउंट में जमा नहीं हुआ। सेम वे कमीशन का हो सकता है कि भाई कमीशन तुमने काम कर दिया, कमीशन अक्रू हो गया बट तुमको मिला नहीं है। डिविडेंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये सारे ही जो तुम्हारे इनकम है वो तुम्हारे P&L अकाउंट में डिस्क्लोज होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ना व्हाट मीन बाय डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो सिंपली ऐसे एक्सपेंसेस तुम करते हो कि जो एक्सपेंस तुमने अब भी कर दिया पूरा का पूरा, बट उसका बेनिफिट जो है वो तुमको आने वाले टाइम पीरियड में मिलेगा, राइट। तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम अगर पहला चीज देखते हैं तो दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, तो एकदम शॉर्ट में अगर हम उसको समझे तो तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस चालू करने के पहले, या कंपनी इनकॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं, उसके पहले मैंने कुछ एक्सपेंसेस किए, एडवर्टाइजमेंट किया मैंने कि भाई ये कंपनी है मेरी, ऐसी है वैसी है, इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म के पैसे लगते हैं, लीगल एक्सपेंसेस लगते हैं, जो भी है, यानी मैंने कुछ एसेट्स बाय किए, कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, राइट। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुआ। इसके बेनिफिट्स मुझे अभी एट प्रेजेंट नहीं मिल रहे पर आने वाले 5-10 साल में मुझे मिलेंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। अब यहाँ पे कैसा है कि तुम एडवर्टाइज कर रहे हो, तुम्हारे टीवी पे आता है एडवर्टाइज, करोड़ों रुपए का वो एडवर्टाइज दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि तुमने देखा और तुम तुरंत बाय करने चले गए प्रोडक्ट, नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट कैसा है कि धीरे धीरे टाइम एंड अगेन लोग उसको देखते जाएंगे और फिर कैसा होगा कि माइंड पे हैमरिंग होता है कि ये मुझे बाय करना चाहिए, या जब भी उसको नीड होगा तब वो बाय करने जाएगा। तो अभी सिर्फ तुम प्रमोशन कर रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम ब्रॉडकास्ट करो टीवी पे, उससे ही एडवर्टाइज बोलेंगे, रेडियो पे आता है, पैम्फलेट्स मिलते हैं, ठीक है, कैंपेन करते हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें की इम्पैक्ट जो है वो आने वाले कुछ टाइम में आती है, बट अभी हम उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो ये जो है ये भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ तुम्हारा, आने वाले टाइम में उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, अभी सिर्फ खर्चा हो रहा है। फिर है तुम्हारा हैवी रेन, सॉरी हैवी रिपेयर्स, राइट। हैवी रिपेयर्स में कैसा है कि एसेट्स है तुम्हारे, फिक्स एसेट्स जो है उन पे अगर छोटा मोटा रिपेयरिंग एक्सपेंस होता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, तो वो जो खर्चा है वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। बट अगर तुमने बहुत बड़ा खर्चा किया है कि अगर कोई पार्ट रिप्लेस कर दिया या बहुत बड़े बड़े रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हुए कि अगर तुम वो नहीं करते तो वो असेट किसी काम का नहीं रहता, या वो प्रोडक्शन कैपेसिटी पे उसकी असर कर सकता है, या तो फिर तुम वो रिपेयर करते हो तो कैपेसिटी बढ़ गई, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है उसका भी बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा, अभी तुम सिर्फ खर्चा कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट मिलने वाला है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन एक्सपेंसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस। जब भी तुम बिजनेस को शिफ्ट करते हो, तुमको लगता है कि मैं इस जगह से दूसरी जगह अगर ये बिजनेस ले जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा या मेरे लिए प्रॉफिटेबल है वो प्लेस। इट कुड बी पॉसिबल कि भाई वो मार्केट से ज़्यादा नज़दीक का प्लेस है तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगा, या वो प्लेस मुझे चीपर रेट पे मिल रहा है, या वहाँ पे मुझे कम रेंट पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे तुम पूरे सारे तुम्हारे प्लांट मशीनरी, टूल्स, फर्नीचर, सब कोई क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो।
तो ये एक्सपेंसेस जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस। इसमें भी तुम्हारा नॉर्मल सारे वाउचर्स हैं, रिसिप्ट, काउंटर फॉइल ऑफ चेक, बैंक पासबुक, फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो तुम्हारे असेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले गई उसके बिल्स जो है, ठीक है, वो जो मूवर्स एंड पैकर्स के हम बिल बोलते हैं वो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। एंड द लास्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस तब किया जाता है, यानी ज़्यादातर कंपनीज करती है कि भाई अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करें या अपने प्रोडक्ट को कैसे हम मार्केट में लेके जाए। कोई नया प्रोडक्ट लाना है तो भी तुमको रिसर्च करना पड़ेगा कि मार्केट में उसका नीड है या नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करना है तो भी रिसर्च करना पड़ेगा, यानी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए तुमको रिसर्च करना पड़ता है। तो ऐसे जो खर्चे तुम एट प्रेजेंट करते हो उसके जो बेनिफिट्स है वो तुमको आने वाले टाइम पीरियड में मिलते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। और यहाँ पे भी सेम टाइप के तुम्हारे वाउचर्स है वो तुम वेरीफाई करोगे। तो और ये कुछ एग्जांपल्स है तुम्हारे बाकी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, ये हम ऑलरेडी जब फाइनल अकाउंट करते थे तब पढ़ चुके हैं, राइट। सो यहाँ तक हम आज का सेशन रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज से कंटिन्यू करेंगे।